तो चलिए आइए आज हम लोग रीजनिंग टेस्ट डिस्कशन टेस्ट नंबर 6 की बात करेंगे। तो टेस्ट नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा। तो देखिए, जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला है उनको पहले एक बात बता रहा हूँ, क्या करो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन पीडीएफ लिंक। क्वेश्चन पीडीएफ लिंक, उस लिंक पे क्लिक करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पीडीएफ लिंक लिखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्वेश्चन ले लो सारे बच्चे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन आप लोगों को भेज देते हैं। टेलीग्राम चैनल में जो हमारा क्वेश्चन जाता है, हमारे चैनल का नाम है द पाथवे मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन ग्रुप। आप लोग जाएंगे टेलीग्राम में, सर्च करेंगे मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन ग्रुप, आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर सर्च कर लेंगे और सर्च करके ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। देखो यार, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि शब्द, एक वर्ड दिया है, ये वर्ड है हमारा, ये एक वर्ड दे दिया और कहता है मैं अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब कि ये जो वर्ड है, इसमें जो लेटर लिखा हुआ है, इसमें लेटरों के बीच ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब कहेगा सर ये क्या बात हो गई। ये बात हुई कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि ए बी और सी लिखते हैं, तो हमें पता है कि ए और सी के बीच में एक लेटर होता है। तो यदि यहाँ भी ए और सी अगर मिलेगा तो उसके बीच में हम लोगों को एक लेटर होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें, उसके बीच में एक लेटर होना चाहिए, वो कोई भी लेटर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ABCD रीडिंग देने का काम करना है। चलिए रीडिंग दीजिए। आर के बाद STUV, ये यू लिखा है तो यहाँ पे भी नहीं मिला, WX नहीं मिला, खत्म। फिर EFGHI, देखिए एक मिल चुका है। तो जब हमारा एक मिला, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई हो गया, एक ग्रुप बना, सेम मिला। फिर सी के बाद DEF नहीं मिला, खत्म हो गया। RSTU नहीं मिला, UVW नहीं मिला। चलिए इधर से पढ़िए, टी के बाद होता है UVWXYZ नहीं मिला, IJKLMN नहीं मिला, UVWXY नहीं मिला, RST नहीं मिला, CDE नहीं मिला। कितना मिला है, एक मिला है। तो हम लोगों का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 1, यानी कि यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, लेकिन एक नंबर का लगभग एग्जाम में आ जाता है और खास करके रेलवे में तो बहुत ज्यादा आता है। अभी जो हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताए, आपको यही तरीका अपनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि श्याम 6 मीटर पूरब चला। देखिए पूरब जो है हमारे राइट हैंड की तरफ होता है। श्याम 6 मीटर पूरब चला, तो ये इधर चल गया है 6 मीटर पूरब। उसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। दाईं ओर का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो नीचे आएगा। दाईं ओर मुड़ा तथा 9 मीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी नीचे आएगा और वो 9 मीटर चलेगा। ठीक है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला। अब ये बाईं ओर मुड़ गया और 6 मीटर चला, तो जब बाईं ओर मुड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, बाईं ओर मोड़ देंगे, और बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर जाएगा और यहाँ पे वो 6 मीटर चला। कहता है कि बताइए कि अभी वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अभी जो है वह स्टार्टिंग पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखिए प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों का ये है और लास्ट पॉइंट हम लोगों का ये है। देखिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों को हम लोग मिला देंगे, और दोनों को मिलाने पे अगर क्रॉस लाइन का निर्माण हो रहा है, तिरछी रेखा बन रही है, तो आप ये समझ लेंगे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करना है और हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस ऑटोमेटिक आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो हमने ये नीचे लाइन खींचा और फिर ये हमको इधर नीचे मिला दिए। अब देखिए ये हमारा 9 मीटर है, तो इधर भी हमारा कितना मीटर हो जाएगा, 9 मीटर, और ऊपर 6 मीटर है तो नीचे भी कितना मीटर हो जाएगा, 6 मीटर।
अब अगर हम बेस की बात करें तो जो हमारा टोटल बेस हुआ वो 6 और 6 कितना हो गया 12, और ये जो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर ये टोटल कितना मीटर है 9 मीटर। अब कहिएगा कि सर ये हम लोग टर्न होके नहीं निकाल सकते थे, नहीं, जब हम लोगों को प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कहेगा तो हम लोग टर्न लेके बिल्कुल नहीं निकालेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो हाइपोटेनस निकाल लेना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आप लोगों को आता है हाइपोटेनस इक्वल टू होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होगा 144 और फिर ये हमारा हो जाएगा 81, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा हमारा 22, तो 225 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 मीटर। तो 15 मीटर आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ए नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहे हैं। अगला जो हम लोगों का सवाल है वो अगला सवाल है, कहता है डी ने कहा, तो क्या कहा डी ने, सुनिए डी के बारे में। डी के बारे में आप लोगों को सुनना है। डी ने कहा कि ए का पिता, ए का जो पिता है, ए का जो पिता है, तो ए का पिता होगा ए से एक पीढ़ी ऊपर, ए का पिता मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई है, यानी डी की बहन, डी की जो भी बहन होगी इसका पुत्र, इसका पुत्र जो भी होगा, बहन का पुत्र का ये भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आगे आपको कहता है ए का पिता डी से किस प्रकार संबंधित है। ए का जो पिताजी है, ए का पिता ये है, तो ये डी का क्या लगेगा, तो देखिए जिसके साथ का लगा हुआ रहता है रिलेशन उसी के साथ जाता है। तो यहाँ पे कहता है ए का जो पिता है वो डी का क्या लगेगा, तो देखो भाई डी की ये बहन और बहन के बेटे को क्या कहता है भांजा, और भांजा का भाई, तो भांजा का भाई भी तो भांजा ही होता है ना, भांजा का जो भाई होता है वो भी क्या होता है भांजा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को आंसर दे देना है। क्लियर है? डी की बहन, डी की बहन, तो बहन का बेटा जो है वो होगा भांजा और भांजे का भाई है तो भांजा होगा। अब देखिए यहाँ इकलौता शब्द को लेकर के कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर वो तो एक ही भाई है। अगर मान लो कि राम और श्याम ये दो भाई हैं, अब कहेगा कि राम तुमको कितना भाई है, तो राम को तो एक के भाई है ना श्याम, और श्याम के पास भी एक के भाई है राम, दोनों मिलेगा तब जाके वो दो भाई होगा। वैसे राम का कितना भाई है, तो राम का भी एक ही भाई है, और श्याम का कितना भाई है, तो श्याम का भी एक ही भाई है। यहाँ भी वही कंडीशन है। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है ए बी सी डी ई, ये जो हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को कहता है ए बी सी डी ई इन 5 विषयों पर चर्चा की जाएगी, सोमवार से शनिवार तक एक दिन छुट्टी होगा। अब देख भाई, जब पजल का इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो पजल के क्वेश्चन में आपको जितना चीज के बारे में कहेगा उतना आप लोग डिपार्टमेंट बना लेंगे, उतना आप लोग क्या करेंगे डिपार्टमेंट बना लेंगे। तो उतना डिपार्टमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर ये हम लोग 2 चीज था, एगो दिन का नाम एगो सब्जेक्ट का नाम, तो 2 डिपार्टमेंट बन चुका है। डिपार्टमेंट के जगह पे यानी कॉलम आप लोगों को बनाना है, डिपार्टमेंट बनाना है यानी कॉलम बनाना है। तो 2 कॉलम हम लोग बना लिए, किसी एक चीज को फिक्स करेंगे, तो दिन के नाम को सेट कर लेते हैं। हमेशा वैसे चीज को फिक्स करेंगे जो कि फिक्स होता है, एक के बाद एक लगातार होता है, ऐसा क्लियर हो। जैसे पता है सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार है, तो ये फिक्स चीजें हैं, तो आप लोग इसको सेट कर लीजिए। सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। हो गया सेट। अब इधर सब्जेक्ट के नाम को सेट करना है, तो चलिए देखिए इसका क्या इंफॉर्मेशन है। कहता विषय ई से पहले विषय ए और विषय डी से पहले विषय बी पर चर्चा की जाएगी। ठीक है भाई, विषय ई से पहले ए, तो कहाँ है ई, उसके पहले ए, कुछ पता है क्या? नहीं पता है तो साइड में लिखिए।
ई से पहले ए है तो ई के ऊपर में ए होगा, बी से ई से पहले ए, और बी से डी से पहले बी पर चर्चा की जाएगी, और डी से जो पहले है वो बी पर चर्चा की जाएगी, डी से पहले बी होगा। इन दोनों का कहीं कोई स्थान क्लियर नहीं है। अगर इससे रिलेटेड बात देगा, स्थान क्लियर करेगा कि वो सोमवार को है गुरुवार का, तो लिखेंगे, बोलेगा गुरुवार को नहीं है तो काटेंगे, और बाहर की बात बोलेगा कि ई के ऊपर ए है तो कहां रखना है ये कुछ पता नहीं है, इसीलिए इसको साइड में रख दिए। चलिए, डी से पहले बी पर चर्चा की जाएगी। फिर कहता है बी से बी और डी पर पहले दिन चर्चा नहीं होगी, यानी कि सोमवार के दिन में बी या डी इन दोनों में से किसी को नहीं रखना है। सोमवार के दिन बी या डी दोनों में से किसी को नहीं रखना है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। तो जब ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हम लोग, पहले दिन चर्चा नहीं होगी। आगे आपको कहता है कि जिन दिनों में एक दिन विश्राम होगा और विश्राम का दिन एफ होगा, यानी कि ये 5 है जिसमें एक दिन छुट्टी है, छुट्टी का दिन हम लोगों का एफ है, ये छुट्टी वाला दिन एफ एक लेना है। आगे हम लोगों को यहाँ पे कहता है जिन दिनों में विषय डी और बी की चर्चा होगी उनके बीच 2 दिन का अंतर होगा, यानी डी और बी के बीच में 2 दिन का अंतर होगा, यानी 2 दिन का अंतर होगा डी और बी को लेकर के। इसके अतिरिक्त फिलहाल और कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे की बात ढूंढिए यहाँ पर। तो आगे की बात अगर हम लोग ढूंढते हैं तो आगे की बात ढूंढने पर यहाँ पर आगे का इंफॉर्मेशन देखिए, कहता है, क्या कहता है, विश्राम के दिन के तुरंत पहले विषय सी पर चर्चा होगी। विश्राम के दिन के तुरंत पहले विषय सी पर चर्चा होगी, यानी एफ जो है, जो कि छुट्टी का दिन है, इसके ठीक पहले में यहाँ पे किसको रखना है, सी को रखना है। और यहाँ पे एक बात और बताया जा रहा है कि विश्राम का दिन दूसरा या चौथा दिन नहीं होगा, छुट्टी जो है वो दूसरा दिन या चौथा दिन नहीं होगा। मैं कहने का तात्पर्य कि मंगलवार, ये पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, यहाँ पे छुट्टी को मत रख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर छुट्टी को मत रख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे चौथा दिन, तो तीसरा दिन ये है और चौथा दिन ये है, यहाँ पर भी आप लोग छुट्टी को नहीं रखिएगा। इतनी जानकारी आपके पास उपलब्ध है। तो चलिए इसको बैठाइए। जब आप इसको अंदर लेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं ये बातें। तो जब हम आपको पूर्व में ये बातें बता चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा ना कि जो सबसे बड़ा वाला जानकारी होगा उसको पहले अंदर लीजिएगा। जैसे कि डी और 2 को छोड़ के बी, ये सबसे बड़ा जानकारी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में तो सेट कर नहीं सकते, तो जब भी सेट करेंगे तो हम लोग नीचे से तब सेट कर सकते हैं। तो नीचे से अगर सेट करेंगे तो यहाँ पे डी, अब 2 दिन छोड़ना है, 1 दिन और 2 दिन, तो 2 दिन छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, डी और 2 दिन छोड़ दिए तो यहाँ पर बी हो गया। अब ये चीजें, अगला जो इंफॉर्मेशन है, हमको बोला एफ जो कि छुट्टी का दिन है, इसके ठीक ऊपर में सी है, एफ के ठीक ऊपर में कौन है, सी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफ को रखें जो कि छुट्टी का दिन है, तो एफ के ठीक ऊपर में यहाँ पे कौन होने वाला है, सी। तो ये क्लियर हो गया। अब ई के ऊपर में किसको रखना है, ए को, तो यहाँ पे ई को रखेंगे और इसके ऊपर में किसको रख दिए, ए को। तो हम लोगों का ये पूरा का पूरा सेट हो गया। तो इस पे आधारित जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल क्या कहता है, चर्चा का सही अनुक्रम कौन सा है, तो सही अनुक्रम कौन सा है, ए ई बी सी एफ डी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है ए ई बी सी एफ डी, ए ई बी सी एफ डी, ठीक है, 4 का सी दे दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन इसी पे है, इसमें कहता है कि बताइए कि कौन सा कथन सही है। कहता है कि विषय ए पर मंगलवार को चर्चा होगी, ए का क्या है, सब्जेक्ट ए मंगलवार के दिन है क्या, नहीं है, तो ये भी, ये हमारा गलत है, सही ढूंढना है। कहता है कि विषय बी पर चर्चा से तुरंत पहले सी पर चर्चा होगी, बी से तुरंत पहले सी है क्या, बी से तुरंत पहले तो ई है ना, तो ये होने वाला नहीं है। आगे कहता है विषय ए से पहले विषय बी पर चर्चा होगी, विषय ए से पहले विषय बी पर चर्चा होगी, ए से पहले, ए तो सबसे ऊपर में, ये गलत है। गुरुवार विश्राम का दिन है, गुरुवार विश्राम थोड़े है, गुरुवार में तो क्लियर कर दिया था कि गुरुवार को विश्राम नहीं देना है, ये भी गायब है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर दे दीजिएगा ऑप्शन नंबर ई। ई का मतलब होता है नन ऑफ दी, ई का मतलब क्या होता है, नन ऑफ दी। तो ये क्लियर है आप लोगों का। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहता है कि 40 बच्चों की कक्षा में सौरभ का ऊपर से स्थान 8वां, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हम लोगों का 40 है, जिसमें एक लड़का है सौरभ, नाम दे रखा है यहाँ पे सौरभ, इसका स्थान ऊपर से अप से 40 है।
ममता सौरभ से 5 स्थान नीचे है, तो ममता सौरभ से 5 स्थान नीचे है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी ममता 5 स्थान नीचे है, तो इधर बढ़ा देना है। ये 8वीं है, सौरभ 8वां है ऊपर से, तो 5 स्थान यहाँ पे हम लोग बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 5 कितना 13, तो ये ऊपर से ये 13 होगी ममता। आगे कहता है कि सौरभ ममता से 5 स्थान नीचे, तो बताइए ममता का नीचे से स्थान क्या होगा। ठीक है, ममता का नीचे से स्थान बताना है, तो नीचे से डाउन इक्वल टू फॉर्मूला होता है टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। डाउन इक्वल टू फॉर्मूला होता है टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। ये लेफ्ट और राइट के जगह पे रहेगा तो लेफ्ट और राइट लिखिएगा, और अप और डाउन के जगह पे होगा तो अप और डाउन लिखिएगा। टोटल प्लस 1 में अप घटाएगा तो डाउन आएगा, और टोटल प्लस 1 में डाउन घटाएगा तो अप आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो डाउन इक्वल टू निकालना है, टोटल 40 है प्लस 1, और ममता का ऊपर से वैल्यू 13 है, तो 41 हो गया। और 41 में हम लोग 13 को घटा दें तो 41 में 13 घटाने पे यहाँ पे हम लोगों का 28 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को समझिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है, उस 7वें नंबर क्वेश्चन में हमको कहता है 6 मित्र ABCDE पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बीच में है, ठीक है, ए और ई के, सी जो है वो बीच में है ए और ई के। देखिए पूरब में बैठे या किधर भी बैठे उससे कोई मतलब नहीं, आप एक लाइन खींच लेंगे और लेफ्ट और राइट रख लेंगे अपने हिसाब से, जिधर अपना हाथ है। तो इधर हम लोगों का राइट हैंड है और इधर हम लोगों का कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है। हमेशा लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से लिया जाता है, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं लिया जाता। ये चीजें अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए और ये चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं बात करते हैं इस पर, देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि सौरभ का स्थान ऊपर से 8वां है, सॉरी वो तो 6 नंबर था, 6 नंबर जो है उसमें कहता है सी बीच में है ए और ई के। सी जो है वो बीच में है ए और ई के, अब सी के इस साइड में ए है और इस साइड में ई है, कि इस साइड में ई है कि इधर ए है, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के चलेंगे जो कि अगले इंफॉर्मेशन पे जाकर के क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है बी ई के निकटतम दाएं, बी जो है वो ई के निकटतम दाएं, ई का दायां किधर होगा, अगर ई यहाँ लेते हैं तो इसका दायां उधर होगा, यहाँ पे तो संभव नहीं है, तो यहीं पे ई संभव है, क्लियर हो गया, ई यहीं होगा, ई के दाएं यहाँ पर बी होगा। बी जो है वो ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाएं है, डी के बाएं, तो इधर डी है, डी के बाएं, तो यहाँ पे डी के बाएं, ठीक है। कहता है एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ जो है वो दाएं छोर पे नहीं है, एफ अगर दाएं छोर पे इधर नहीं बैठेगा तो बीच में तो बैठा नहीं सकते, अब इधर बैठाएंगे एफ को, एफ बैठ गया तो आगे कहता है ए किन दो व्यक्तियों के बीच में, ए किसके किसके बीच में, एफ और सी के बीच में, तो एफ सी कहिए या सी एफ कहिए, जो भी ऑप्शन में लिखा है वो मार दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है और उसको समझिए फटाफट। देखिए ये एक सैलोलिंग का क्वेश्चन है और इस सैलोलिंग में यहाँ पर क्या कहता है, 8वें नंबर में कहता है कि सभी चांदी सोना है, जितना भी चांदी है ये सोना है, सारे के सारे चांदी को यहाँ पे सोना घेर लेगा, सभी चांदी सोना है। फिर कहता है सभी एल्युमिनियम सोना है, सारा एल्युमिनियम सोना है, ध्यान से समझिएगा, सोना एल्युमिनियम नहीं है, एल्युमिनियम सोना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सोना के अंदर में एक गोल सा एल्यूमिनियम बना देना है, सारा एल्यूमिनियम सोना है, ठीक है। फिर कहता है कुछ चांदी एल्यूमिनियम है, मतलब कि कुछ चांदी भी एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो आप बनाएंगे वो सारा एल्यूमिनियम सोना में होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ चांदी में भी होना चाहिए। तो हो गया, डायग्राम आपका रेडी है, कथन खत्म। आइए निष्कर्ष पे, बताइए। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ सोना चांदी एवं एल्युमिनियम दोनों है, कुछ सोना चांदी एवं एल्युमिनियम दोनों है, निश्चित रूप से सोना का ये हिस्सा जो है ये चांदी भी है और एल्युमिनियम भी है, ये एकदम सही है। दूसरा पे आइए, कहता है कि सभी सोना एल्युमिनियम है। अच्छा बताइए सारा सोना को एल्युमिनियम घेर रहा है क्या, नहीं घेर रहा है, ये गलत है, पहला सही है और दूसरा गलत है। ए नंबर आंसर दे दीजिएगा, पहला सही और दूसरा गलत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर क्या कहता है हम लोगों का, तो 9 नंबर क्वेश्चन ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और इनइक्वालिटी में हम आपको बार बार बताए हैं ओपन डोर क्लोज डोर मेथड। क्या बताए हैं, ओपन डोर क्लोज डोर मेथड। तो चलिए आते हैं हम लोग ओपन डोर क्लोज डोर मेथड पे बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लिख रखा है एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, जी इक्वल टू एच, जी इक्वल टू एच कोमा
G इज ग्रेटर देन J इज ग्रेटर देन इक्वल टू K। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कहता है F इज ग्रेटर देन इक्वल टू K और सेकंड कहता है K इज लेस देन H। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। F से K जाना है तो हम आपको बता चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने एक मेथड बताया है, आपको उसी मेथड का यहाँ पर पालन करना है। तो चलिए आइए हम लोग उसी मेथड का पालन करते हैं। F से K जाना है और हम लोगों को कोई सेट नहीं करना है, इसे एक लाइन में जैसे लिखा है वैसे ही रहने दीजिएगा। तो पहले F से K जाने का क्या रास्ता हो सकता है, ये रास्ता देख लीजिएगा। F से G जाएंगे, F से कहाँ जाएंगे G, और G से कहाँ चले जाएंगे K। तो F से G जाएंगे और G से K चले जाएंगे। तो ये चलिए आप लोग, तो ओपन से एंट्री हुआ, क्लोज से बाहर, फिर यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, G पे आ गए, फिर इस G पे आइए इधर, ओपन से एंट्री क्लोज से बाहर, एकदम बराबर एंट्री और एग्जिट है। एंट्री और एग्जिट एकदम बराबर होना चाहिए, मुंह खुला रहेगा ओपन और बंद रहेगा तो क्लोज कहिएगा। एंट्री और एग्जिट शुरू से लेकर लास्ट तक बराबर होना चाहिए। अगर कहीं चेंज हुआ तो आगे जाना एकदम बंद हो जाएगा, तो आगे कभी नहीं जाएंगे। चलिए ओपन से एंट्री फिर क्लोज से बाहर, ओपन से एंट्री क्लोज से बाहर, के तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। अब रिलेशन बन गया, रिलेशन बन गया तो आंसर आएगा। तो आंसर आएगा तो बताइए F की तरफ मुंह खुला है कि बंद, यहाँ तो खुला है तो यहाँ भी खुला दिया है, कायदे से तो सही होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू का मामला देखना पड़ेगा। अगर रास्ते में सभी जगह इक्वल टू मिला तो आंसर में भी इक्वल टू आएगा, और अगर सभी जगह इक्वल टू नहीं मिला तो आंसर में इक्वल टू नहीं आने वाला। यहाँ था सब जगह इक्वल टू रहेगा तो आंसर में इक्वल टू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ इक्वल टू है लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है, फिर यहाँ है, एक भी जगह अगर नहीं रहेगा इक्वल टू तो आंसर में इक्वल टू नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो इक्वल टू नहीं है तो आंसर में इक्वल टू नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल टू लिख दिया है, इसीलिए ये क्या है, गलत है। अब K से H जाना है तो K से H जाने का रास्ता ढूंढ लीजिए। K से G आइएगा और G से H चले जाइएगा, ओपन क्लोज लगाइए, क्लोज से एंट्री ओपन से बाहर, फिर क्लोज से एंट्री ओपन से बाहर, G तक आ गए। दोनों साइड जो डोर खुला होता है इसको अवसरम जावसरम कहते हैं। इक्वल टू का इसका कोई अस्तित्व नहीं, तो आए और गए, H पे आ गए, क्लियर, पहुंच गए, मेरा रिलेशन बन गया। तो अब देखिए K की तरफ मुंह खुला है कि बंद, तो दिख रहा है K की तरफ मुंह बंद है, K की तरफ मुंह बंद है और हर जगह इक्वल टू नहीं है, इसलिए आंसर में इक्वल टू नहीं आएगा। तो यहाँ भी वही लिखा है K की तरफ मुंह बंद, इक्वल टू नहीं दिया है, तो दूसरा सही है और पहला गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, दूसरा सही जिसमें लिखा होगा। तो बी नंबर में लिखा है दूसरा सही, तो यहाँ पर आप आंसर दे दीजिएगा 2 नंबर सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए। आप लोगों का जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो 10 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है, कहता है ये जो बिल्डिंग लिखा है इसका कोड लिखा गया है 1 20 8 11 3 8 13 6। देख भाई इसमें करना क्या है, पहले इसका रियल कोड डाल दो। B का 2, U का 21, I का 9, L का 12, D का 4, I का 9, M का 14, G का 7। ठीक है, जैसे हम लोग रियल कोड डाले पता चल गया कि 2 में 1 कम 1, 21 में 1 कम 20, 9 में 1 कम 8, 12 में 1 कम 11, 4 में 1 कम 3, 9 में 1 कम 8, 14 में 1 कम 13, 7 में 1 कम 6। मतलब सब में एक एक घटा के लिख रहा है, कुछ नहीं करना है, अगले का भी वही करना है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है इसमें एक एक कम करके लिख देना है इसका कोड। M का 13 होता है, लिखना है 12, O का 15 होता है, लिखना है 14, U का 21 होता है, लिखना है 20, N का 14 होता है, लिखना है 13, T का 20 होता है, लिखना है 19, A का 1 होता है। अब 1 होता है तो क्या करोगे, 26 लिखोगे, 0 तो नहीं लिखोगे क्योंकि पिछला लेटर जो है उसकी तरफ जाना है, तो यहाँ पे 26। I का 9 होता है और लिखना है 8, इसका 14 तो 13। चलिए मिला लीजिए ऑप्शन फटाफट, कौन सा ऑप्शन है, 12 14 20 13 19 26 8 13। ठीक है, बी नंबर आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर जो हम लोगों का क्वेश्चन है उस 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं और उस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा। इसमें आपको बताना है कि K L M N O P Q के मुंह करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो जितने भी लोग हैं पहले वृत्त बना लीजिए और जितना आदमी है उतना जगह निर्धारित कर दीजिए। तो पहले देख लीजिए कि आदमी क्या है। तो आदमी यहाँ पर हम लोग को 1 2 3 4 5 6 और 7 को दिखाई दे रहा है। 7 आदमी दिखाई दे रहा है तो 7 जगह निर्धारित कर देंगे। 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जगह निर्धारित कर देंगे और फिर इसका
लेफ्ट और राइट रख देंगे तो पता है इधर हम लोगों का कौन सा हाथ है, राइट हैंड है तो इधर राइट लिखेंगे, और इधर कौन सा है, इधर लेफ्ट है तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बैठाना शुरू कीजिए। अपने लेफ्ट और राइट के हिसाब से रखेगा जब चेहरा अंदर की ओर होगा, और जब चेहरा बाहर की ओर होगा तब अपने लेफ्ट और राइट का अपोजिट करके लिखिएगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। कहता है कि एल एन और ओ के बीच में, एल जो है एन और ओ के बीच में, तो एल को यहाँ रखेंगे तो इधर एन होगा तो इधर ओ, और इधर ओ होगा तो इधर एन, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। इधर है कि इधर, ये थोड़ी मालूम है। एल जो है ये एन और ओ के बीच में है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है। एल एन और ओ के बीच में बैठा है, फिर कहता है के ओ के बाएं तीसरा है, के जो है वो ओ के बाएं तीसरा है, ओ के बाएं तीसरा। अब ओ को जहां भी रखेंगे उसके बाएं में तीसरा होना चाहिए। अगर ओ को यहाँ रखे हैं तो इसका बायां इधर होगा, देखिए इधर आ रहा है बाएं, उधर ऊपर तो दायां जा रहा है तो बायां इधर, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। के यहाँ हो सकता है इस ओ के आधार पे, लेकिन इस ओ के आधार पे देखेंगे तो बायां ऊपर जाएगा तो ये पहला दूसरा तीसरा, यहाँ भी के हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन आगे चल के हम लोग कंफर्म करेंगे, अभी इसी को लेके चल रहे हैं। के ओ के बाएं तीसरा, फिर कहता है क्यू एम के बाएं दूसरा है, क्यू एम के बाएं दूसरा है। ठीक है, क्यू एम के बाएं दूसरा है, ये निश्चित रूप से अगर एम को यहां रखते हैं तो इसका बायां इधर, और कहीं तो जगह नहीं है, पहला दूसरा, यहां पे कौन हो जाएगा, क्यू। हमको कहता है जो पी के एकदम बाएं है, जो पी के एकदम बाएं है, जो शब्द सेकेंड के लिए होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो शब्द किसके लिए होता है, सेकेंड के लिए होता है। तो सेकेंड में यहाँ पे एम का नाम है, तो एम जो है वो पी के एकदम बाएं। अब यहाँ पी रखेंगे तभी इसके बाएं में एम होगा, और उसको रखने के लिए जगह खाली नहीं है। मतलब पता चल चुका है कि यहाँ के होने वाला नहीं है और यहाँ ओ नहीं होगा, तो यहाँ एन होगा और यहाँ क्या होगा, ओ। अब ओ के बाएं में तीसरा रखना है के को, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे के हो गया। अब एम के बाएं में दूसरा क्यू, तो एम के बाएं में दूसरा, पहला दूसरा क्यू हो गया। जो पी के एकदम बाएं है, तो जो सब सेकेंड के लिए, सेकेंड में एम का नाम है, तो पी यहां रखे तो पी का बायां ऊपर है। सब देखिए बैठ चुका है। सवाल का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, क्या कहता है। आइए देखिए, पहला सवाल में कहता है क्यू के संबंध में एल का स्थान, क्यू के संबंध में एल का स्थान, कहाँ है क्यू, यहाँ है क्यू, एल का स्थान बताया एल यहाँ। इधर देखें तो बाईं ओर पहला दूसरा, क्योंकि दायां ऊपर जा रहा है और बायां नीचे आएगा, पहला दूसरा, तो कह सकते हैं बाईं ओर दूसरा, बाएं को दूसरा लिखा ही नहीं है, क्यू के संबंध में एल का स्थान, बाएं को दूसरा नहीं लिखा है, तो नन ऑफ दीज आंसर देंगे। और दाएं से तो देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो जाएगा, तो वो भी नहीं लिखा है, तो नन ऑफ दीज दे दीजिएगा, 11 का आंसर। क्लियर है। 12 नंबर कहता है कि निम्न में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं है। तो यहां पर जो हम लोगों को 5 नाम दिया है इसके बारे में देखना है निम्नलिखित में से। तो एल ओ, ओ के बाएं में एल होना चाहिए, ओ का बायां तो ऊपर जाएगा ना, तो नीचे है, ये भी ये गलत है। फिर यहाँ पे कहता है एम के, तो के बाएं में एम होना चाहिए, कहाँ है के का बायां इधर आएगा, बाएं वाले रोग में, ये भी नहीं। क्यू एन लिखा है तो एन के बाएं में क्यू होना चाहिए, कहाँ एन, एन का तो ऊपर है दायां, एन का बायां नीचे है, ये भी नहीं है। फिर कहता है एल एन, हाँ एन के बाएं में एल है ना, ये सही है, तो डी नंबर मार दीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 13, जो कि एक कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इस कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है और इसको देखना है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 13 नंबर क्वेश्चन में यहां पे कहता है P प्लस क्यू गुना R में R का P से क्या संबंध है। P प्लस क्यू गुना R में R का P से क्या संबंध है। तब R का, तो चलिए फटाफट इस कोड का मीनिंग देखिए ऊपर से। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पे P Q की पुत्री हो जाएगी, तो पुत्री एक पीढ़ी नीचे होती है, पुत्री माइनस होती है लड़की, एक पीढ़ी नीचे होगी। फिर लिखा है Q गुना R, तो देखिए गुना का मतलब क्या है, A गुना B का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो Q गुना R का मतलब है Q R की पत्नी हो जाएगी, थी माइनस होगा और ये बेचारा प्लस होगा। आगे बताइए, कहते हैं R का P से क्या संबंध है। तो R जो है वो P का क्या लगेगा कि ये मम्मी, और मम्मी के पति को क्या कहते हैं, पिताजी।
क्वेश्चन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखिए क्या कहता है। कहता है कि कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं। ये डॉक्टर लोग जो होते हैं, ये कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं। आगे हम लोगों को कहता है कि कुछ रोगी ईमानदार होते हैं। रोगी का कुछ हिस्सा जो है वो ईमानदार होता है। तो आगे हम लोगों को कहता है कुछ रोगी ईमानदार होते हैं। फिर कहता है कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं। आइए निष्कर्ष की तरफ, पहला निष्कर्ष बताइए। कहता है कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं। अच्छा बताइए, डॉक्टर ईमानदार को टच कर रहा है क्या? डॉक्टर ईमानदार को टच नहीं कर रहा है, तो ये टच कर भी सकता है और टच नहीं भी कर सकता है। तो कन्फर्म में हम ये कभी नहीं कहेंगे कि डॉक्टर ईमानदार होगा। अगर हो सकता है लिखा रहता तब हम लोग करते सही है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा कहता है सभी रोगी डॉक्टर होते हैं। सारा रोगी कहाँ डॉक्टर है? सब रोगी डॉक्टर हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। दोनों गलत है, तो इसका आंसर दे दीजिएगा डी नंबर, कोई अनुसरण नहीं करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। उस 15 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या हो रहा है। इसमें देखिए ये सवाल जो है ये 72 रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। और इसमें आपको क्या कह रहा है? कहता है कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है। कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है। नॉर्मली रूप से क्लास में लड़की लोग जो है वो बुद्धिमान है। ठीक है, बढ़िया बात है कि लड़की लोग जो है वो क्या है? बुद्धिमान है। अब इसका निष्कर्ष बताना कि इस बात का क्या निष्कर्ष निकलता है। कहता है कि क्लास में लड़के नहीं है। अब क्लास में लड़के नहीं है, अच्छा ये बताइए कि अगर किसी क्लास में सिर्फ लड़कियां पढ़ती है तो ये थोड़े कहा जाएगा कि लड़की बुद्धिमान है। जब लड़का और लड़की दोनों उपलब्ध रहेगा तभी कहा जाएगा कि लड़की बुद्धिमान है और लड़का बुद्धिमान नहीं है, ऐसा तभी कहा जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्लास में लड़के नहीं है, ये सरासर गलत बात है। आगे कहता है कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है। कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है। अब एक चीज जान लीजिए, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन नेगेटिव कभी भी निकल करके नहीं आता है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव निकल करके नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव स्टेटमेंट है और जो निष्कर्ष लिखा है वो नेगेटिव है, इसलिए ये गलत है। दोनों गलती है 15 का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसका डायग्राम पहले बना लीजिए और इस डायग्राम में क्या कह रहा है। ये जो है हमारा कहता है ये न्यूज पेपर देखने वाले लोग हैं और ये जो है नॉवेल देखेगा और साथ ही साथ ये जो है मैगजीन्स पढ़ने वाले लोग हैं। तो चलिए यहाँ पे इसकी संख्या डाल दीजिए। 200, 150, 450, 40, 150, 90, 350। ठीक है, सब जगह सबका डेटा हो गया। ये वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा सवाल का जवाब देना है। सवाल अपने आप सेट है। कहता है कि केवल पत्रिका पढ़ने वाले तथा तीनों पढ़ने वाले के बीच का अनुपात क्या है? केवल पत्रिका पढ़ने वाले, भाई केवल पत्रिका, ओनली मैगजीन कितना है? 150 और तीनों में कितना है? 450। तो यहाँ पे 150 रेशियो अगर 450 करेंगे तो काटेंगे तो 1:3 होगा। 16 नंबर का आंसर भी देना है 1:3। आगे आपको कहता है कि उपन्यास को पसंद करने वाले और समाचार पत्र को पसंद करने वाले के बीच का अंतर। उपन्यास पसंद करे और समाचार पत्र पसंद करे, ऐसे लोगों के बीच का अंतर कितना होगा? तो देख भाई, उपन्यास वाला पहले मैगजीन वाला यहाँ नॉवेल है, तो पहले आप लोगों को क्या करना है कि सारा का सारा नॉवेल वाला ऐड कर लेना है। और जब आप लोग सब नॉवेल वाला ऐड कर लीजिएगा तो नॉवेल वाला पहले ऐड कीजिए। देखिए ये 350 और 90, 350 और 90 को जोड़ लेते हैं 440 होता है। ये दोनों को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों जो है वो तो हमारा दोनों में कॉमन है ना, तो इसको किसी में नहीं जोड़ना है। और ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे तो बाद में घटाना ही है, तो कोई फायदा नहीं, इसीलिए हम लोग नहीं जोड़ते हैं। 350 और 90, ये मेरा 440 हो गया। न्यूज वाला 200 और यहाँ 40, तो 240 है। अब ये 440 में 240 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 200। सी नंबर आंसर दे दीजिएगा। क्लियर है?
अगले सवाल की तरफ हम लोग चलें। अगला सवाल 18 नंबर जो है, इस क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे कहता है UNCLE कोड दिया है QQYOA। बता भाई इसमें क्या हो रहा है, तो पहले फटाफट इसका कोड डालो। U का 21, N का 14, C का 3, L का 12, E का 5, 17 17 25 15 1। चलिए देखिए क्या हो रहा है। 21 से 17, तो 21 से जो 17 हो रहा है इसमें दिख रहा है कि 4 माइनस हुआ, और 14 से 17 इसमें 3 प्लस हुआ। इसमें C से Y हो गया, यानी 3 से 25 4 माइनस हुआ, 12 से 15 इसमें 3 प्लस हुआ, और इसमें भी 4 माइनस हुआ। C में 4 C का 3 होता है, इसमें 4 घटाएंगे तो Y आएगा 25, वो बैक में जाने लगता है। जब नहीं घटे, ज्यादा घटाना हो तो 26 ऐड कर दीजिएगा, तो 26 और 3 29, और 29 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। वो बैक जाने लगता है, जेड से शुरू हो जाता है वापस। ठीक है, चलिए 4 घटाता 3 जोड़ता, 4 घटाता 3 जोड़ता, तो आगे भी हम लोगों को वही काम करना है। तो फटाफट देखिए क्या कहता है, वर्ड क्या है, COLUMN। चलो इसका है हम लोगों का 3 15 12 21 13 14। तो पहले 4 घटाना है, 3 जोड़ना है, तो 4 घटाओ, C में 4 घटेगा तो Y, ये तो क्लियर है, यहाँ भी था, इसको हम समझाए। अब इसमें 3 जोड़ना है, तो 15 3 18, 18वां जो है वो 8 होता है। इसमें 4 घटाना है, L में 12 में 4 जाएगा तो 8, 8वां H होता है। इसमें 3 जोड़ना है, 21 और 3 24, 24वें नंबर पे हम लोगों का X होता है। इसमें 4 घटाना है, 9 I, और इसमें 3 जोड़ना है तो 17 यानी Q। मिला ये ऑप्शन, YRHXIQ, YRHXIQ, डी नंबर आंसर दे दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोगों का यहाँ पर दे रखा है, और अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। 18 नंबर था, 18 नंबर के बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें क्या कहता है, देख भाई, कहता है 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि PQ का बेटा है। ठीक है, PQ का बेटा है, Q से एक PD नीचे P हो जाएगा, प्लस होगा, और ये बेटा हो जाएगा, PQ का बेटा है। फिर कहता है कि T जो है Q की बहन और S का बेटा है। T जो है वो Q की बहन, तो Q की बहन है तो Q की ही पीढ़ी में माइनस होगी, बहन होगी। T जो है वो Q की बहन, T Q की बहन, T जो है वो Q की बहन S का बेटा है, तो S का बेटा यहाँ पे T हो जाएगा। T जो है वो Q की बहन S का बेटा है, तो ये क्लियर हो गया। फिर कहता है U T का मामा है। U जो है वो T का मामा है, तो U अगर T का मामा है तो T से एक पीढ़ी ऊपर होगा, U है मामा है तो प्लस है, और ये जो है क्या हो जाएगा, मामा। तो आगे आपको कहता है कि P U से कैसे संबंधित है। P जो है वो U का क्या लगेगा। अच्छा देख भाई, मामा किसको कहते हैं, मम्मी के भाई को, तो T की मम्मी कौन है, S, और इसका ये तब क्या लग जाएगा, भाई लग जाएगा। इसका ये क्या लग जाएगा, भाई लग जाएगा। तो अब कहता है कि ये जो P है वो U का क्या लगेगा, तो P U का क्या लगेगा, इस बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो P के साथ का लगा है, रिलेशन जाएगा P के साथ। ये आप लोगों का कंफर्म है कि आंसर जाएगा किसके साथ, P के साथ। तो चलिए U से चलते P पाइए, तो ये बहन, और Q का जेंडर नहीं पता। अगर ये बहन हुई, लड़की हुई, तो बहन यानी U की ये बहन हुई, लड़की हुई, तो बहन के बेटे को कहते हैं भांजा, और अगर ये लड़का हुआ, भाई हुआ, तो भाई के बेटे को कहते हैं भतीजा। तो आप आंसर दीजिएगा भतीजा या भांजा। तो चलिए ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी में भतीजा लिखा है, मार दिए, और अंग्रेजी में दोनों को नेफ्यू ही कहते हैं, भतीजा और भांजा दोनों को। तो क्लियर है 19 नंबर। आइए 20 नंबर, अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कौन सही है, उसका डिफिनीशन है कि नहीं है, उसकी व्याख्या है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो चलिए आइए उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो क्या कहता है,
अभी कथन नंबर 1 कहता है चमगादड़ एक स्तनपायी प्राणी है। चमगादड़ जो है वो एक स्तनपायी प्राणी है। इसमें कुछ कहने वाली बात है? चमगादड़ तो एक स्तनधारी प्राणी है, ये तो एकदम सही बात है। कहता है चमगादड़ उड़ नहीं सकता। कहता है चमगादड़ उड़ नहीं सकता। अच्छा मुझे ये बताओ कि चमगादड़ क्या उड़ नहीं सकता है? चमगादड़ उड़ता है कि नहीं उड़ता है? निश्चित रूप से चमगादड़ उड़ता है। तो अभी कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है कि चमगादड़ क्यों स्तनधारी प्राणी है। इसकी व्याख्या ये नहीं है, और व्याख्या तो छोड़ो, ये बात ही सही नहीं है, ये गलत बात है। चमगादड़ उड़ता है, तो यहाँ पे आर जो है वो गलत है और ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कहिएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। हो गया क्लियर? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए